फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष विजय और आज हम पढ़ेंगे SA 240। तो SA 240 की रिवीजन वीडियो है। इसमें क्या बोल रहा है, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हुए कोई भी आपको अगर फ्रॉड मिलता है तो एज अ ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो यहाँ पर बताया गया है। तो मैं स्टडी मैट से इसको करवा रहा हूँ। जो मैं मार्क करवाता जाऊँ वो आप करते जाना, ठीक है। और मैं बताता रहता हूँ, जो आपको नहीं समझ आएगा वो मैं आपको इसमें डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले SA 240 का स्कोप यहाँ पर मार्क कर लेंगे कि ऑडिटर की यही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने इसमें नेम में बोला था, और इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि हम अपना एक प्रोसीजर डिज़ाइन करेंगे जिससे हम मिस स्टेटमेंट को ढूंढ पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए हमारे SA 315 प्लस 330 यूज़ होते हैं। अच्छा, ये 315 330 के यहाँ दे रखे हैं। इसके बारे में यहाँ पर बस ऑब्जेक्टिव्स में बता रखा है कि आपका 240 में ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे जिसमें जिसमें लिखा हुआ है टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो ये है SA 315। और इसके बाद हैं दो, टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट appropriate audit evidence about the assessed risk of material misstatement due to fraud during designing and implementation appropriate responses and respond appropriately to identify the suspected fraud। ये होता है SA 330। तो अब SA 315 आंसर 330 के बारे में यहाँ और कुछ नहीं बता रखा, तो मैंने अपनी क्लास में बताया था, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, मैंने अपनी क्लास में बताया था कि SA 315 होता क्या है। SA 315 में हम आइडेंटिफाई और एसेस करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ एंटिटी के एनवायरनमेंट को, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को। लेकिन ये हम अंडरस्टैंडिंग कैसे कर पाते हैं? रिस्क ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करके, जिसे हम रैप बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। रैप को हम करते कैसे हैं? ऑब्जर्वेशन करके या फिर हम डिस्कस करके एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ठीक है, हम ऐसे रैप करते हैं। हमने ये इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ हमने इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ है, मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ। हम आइडेंटिफाई और एक्सेस जो करते हैं वो हम दो लेवल पे करते हैं, एक होता है असर्शन लेवल, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है हम ओवरऑल एसेस करते हैं, और इसके अलावा हम जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट असर्शन लेवल पे करते हैं वो हम करते हैं या तो ट्रांजेक्शन लेवल पे, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो गई, कोई अकाउंट बैलेंस पे जैसे डेटर पे कर दिया, क्रेडिटर पे कर लिया, या फिर डिस्क्लोजर पे, मतलब जो कोई किसी भी चीज़ की हमने कोई डिस्क्लोजर की हुई है उस पर करते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक आइटम पे करते हैं। SA 330 आता है। SA 330 क्या कहता है? वो कहता है ओवरऑल रिस्पॉन्ड, मतलब हम कैसे अब इस रिस्क पे रिस्पॉन्ड करेंगे। देखो, SA 315 क्या बोल रहा था कि रिस्क को देखो बस, मतलब आइडेंटिफाई और एक्सेस करो रिस्क को बस। इसके बाद SA 330 पे रिस्पॉन्ड करो, मतलब आपको SA 315 में रिस्पॉन्स नहीं करना है, SA 330 में रिस्पॉन्स करना है। इसके बाद मैं ऑडिट प्रोसीजर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर में 315 और 330 यूज़ होता है। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या कहता है? ऑडिट प्रोसीजर कहता है कि पहले आप किसी भी आइटम पे रैप परफॉर्म करोगे, मतलब रिस्क ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे SA 315 के तहत। मतलब क्या है इसका कहने का? देखो, जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम किसी भी चीज़ के ऊपर है ना, पहले रैप परफॉर्म करते हैं, उसमें देखते हैं क्या इसमें कोई रिस्क है कि नहीं है। तो हम कुछ रिस्क फैक्टर के तहत उसमें रिस्क ढूंढते हैं। वो रिस्क फैक्टर क्या होते हैं वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम उसमें फैप करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हैं SA 330 के अंदर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में पहले हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम चेक करते हैं कि क्या इंटरनल कंट्रोल सही से लगे हुए हैं कि नहीं लगे। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अगर हमें कुछ निकल के आता है तो उसके बाद हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करते हैं। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर तभी करते हैं जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमें लगता है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, तब हम सैप करते हैं। सैप हम करते हैं असर्शन लेवल पे टू डिटेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। मतलब सैप हमें जो करना है वो ओवरऑल नहीं करना है, हमें किसी एक असर्शन लेवल पे, मतलब किसी एक ट्रांजैक्शन पे या किसी एक डिस्क्लोजर पे या किसी एक अकाउंट बैलेंस पे करना है, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स में 315 और 330 में क्या क्या अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? तो देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। ICAI ने अगर 315 और 330 यहाँ लिख के दे दिया तो यस, वो आपसे 315 और 330 के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ICAI, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसने यहाँ पर उसकी थ्योरी नहीं दे रखी, वो मान के चलेगा कि आपको 315 और 330 आता है। तो 315 330 और 240 से रिलेटेड वैसे एक ही क्वेश्चन है
आईसीआई में, और वो एक ही बार मतलब आईसीआई ने दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, स्टडी मैट में वो अलग से उन्होंने दे रखा है। मैंने अपने क्लास में बता दिया था, आप अगर बोलोगे तो मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने अपने क्लास में तो देखो सारे क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, और क्लास मेरी बहुत छोटी सी है, 20 से 25 दिन की क्लास है, जिसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस हो जाते हैं। सबसे खास बात इस क्लास की यही है कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, क्योंकि देखो असलियत में क्या होता है, हम किसी की भी कोचिंग लेते हैं मार्केट में, XYZ टीचर की ले लेना, आपको वो क्या करेगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बढ़ा देगा, क्वेश्चन आंसर एक दो करवा देगा बस, और कहेगा कि ये लो मेरी बुक, इससे क्वेश्चन आंसर खुद कर लो। मैंने क्या किया है, क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस करवाए हैं विद टॉपिक्स, जो टॉपिक खत्म हुआ उसको क्वेश्चन तभी डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, चाहे वीडियो लंबा ही क्यों ना हो, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा जाता नहीं है, तो डिटेल में डिस्कस किया है। और उसके बाद मैंने बताया है कि इसमें कैसे कैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आईसीआई के कुछ नई नई चीज़ें हमें लिखनी होती हैं, तभी बोलते हैं कि ऑडिट का पेपर मुश्किल आता है। वैसे मुश्किल होता नहीं है, अगर हम क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चले तो ऑडिट का पेपर कभी मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें ऐसे 315, ऐसे 330, ऐसे 240, और इसके अलावा ऑडिट प्रोसीजर भी यूज़ हो रहा है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इसलिए वो पढ़ाया गया था ताकि वो क्वेश्चन के लिए आप तैयारी कर सको। इसके बाद है मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मीनिंग क्या है फ्रॉड का, तो फ्रॉड का मीनिंग क्या है, फ्रॉड इज़ ए इंटेंशनल एक्ट by one or more individual among the management, those charged with governance, employees and third party, involving the use of deception। तो ये एक बार फ्रॉड की डेफिनेशन लर्न कर लेना। देखो मैं आपको ना मार्क करवा देता हूँ फ्रॉड की, बस ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक कर लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाने लायक। यहाँ में इतना कर लेना कि फ्रॉड दो तरह के होते हैं, एक में आप मिस स्टेटमेंट आपको मिल रही है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, इसका मतलब आप समझ लो कि बैलेंस शीट में, ठीक है। एक जगह आपको मिस स्टेटमेंट मिल रही है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मतलब एसेट के साथ खिलवाड़ किया है, एसेट की चोरी कर ली, एसेट को डैमेज कर लिया, एसेट को छुपा लिया, ऑमिट कर लिया, गुम कर दिया, खुद ले लिया, पर्सनल यूज़ में ले लिया, ठीक है। तो फ्रॉड दो तरह के होते हैं, एक तो बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। ये हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बी कॉज्ड बाय द एंटिटीज़। तो कैसे, मतलब कैसे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ कैसे होती है, तो यहाँ से बस यहाँ तक करना कि इट इन्वॉल्व्स इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ अमाउंट और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र, ठीक है। तो आप मिसस्टेटमेंट कैसे कर रहे हो, आप अमाउंट को ही आपने ऑमिट कर दिया, डिस्क्लोजर नहीं दिखाया, ठीक है, या फिर आपने डिसीव करने की कोशिश करी। अच्छा ये सब क्यों कर रहे हो, ताकि आप डिसीव कर पाओ यूज़र्स को, ठीक है। तो ये आपने किया, ठीक है, तो ऐसे आपने बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ करी। इसके बाद आ जाओ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी ए कंप्लेंट। देखो इसमें ना एक क्वेश्चन बनेगा, मैं चलो इसका क्वेश्चन लिखवा ही देता हूँ आपको। इसमें आपसे पूछेगा कि आप बताओ कि जो FFR है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसको आप कैसे अकॉम्प्लिश करोगे, उसका वे बता दो अकॉम्प्लिश करने का, और इसके अलावा उसकी टेक्निक्स बता दो। तो देखो वे तो ये रहा, और टेक्निक्स ये रही, लिखा होगा यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा टेक्निक्स, ठीक है। तो देखो अब आपका वे क्या है, वे आप कैसे कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप उसको मतलब मैनिपुलेट कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसको एडजस्ट कर रहे हो टू मेक प्रॉफिट। इसके अलावा फॉल्सिफिकेशन कर रहे हो, मतलब कोई फेक इन्वॉइस बना रहे हो, या फिर ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन का मतलब है कोई चेंज कर रहे हो डॉक्यूमेंट में। तो इसका एक मैंने एब्रीवेशन बनाया है शॉर्ट में, जो है AFM, ठीक है। आप ये तीनों चीज़ कर रहे हो, या फिर आप IM कर रहे हो। IM में क्या आ जाएगा, एक तो या तो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब आप दिखाई गलत रहे हो, या फिर इंटेंशनल ओमिशन कर रहे हो, आपने उसको छुपाई दिया, उसको छोड़ ही दिया, ठीक है। या फिर आप इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जहाँ पर जजमेंट्स थोड़े बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर है ना आप अप्लाई कर रहे हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, उसके अमाउंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्लासिफिकेशन के साथ, या मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर के साथ कर रहे हो। तो यहाँ का शॉर्ट फॉर्म लिख लो IA, इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। AFM IM इंटरनल ऑडिटर। तो ऐसे करके इसको लर्न कर लेना। इसके बाद क्या है,
इसके बाद देखो, इसके बाद टेक्निक्स क्या हैं इसकी, कि क्या किस टेक्निक से हम ये एफएफआर ये मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, मतलब कैसे ये घपला करता है, बैलेंस शीट के साथ कैसे छेड़छाड़ करता है। ये तो था कि बैलेंस शीट में क्या वे होता है, अब है टेक्निक्स। तो देखो ये क्या करता है, ये चार देख लो, ये वाला देख लो, और ओमिटिंग वाला, थर्ड ये, फोर्थ ये जो चार है ना, ये आपका ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कैसे है देखो, इसमें क्या है, इसमें बोला रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, आपने जर्नल एंट्री फिक्टिशियस करी क्लोज टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, आपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, मतलब कोई मार्च में कोई ऐसी एंट्री करी जो कि गलत थी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ओमिटिंग एंड एडवांसिंग डिलेइंग रिकॉग्निशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट, कोई इवेंट हुआ जिसको आप डिले कर रहे हो या फिर आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, अपने रिपोर्टिंग पीरियड में, इस मतलब उस रिपोर्टिंग पीरियड में आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया या फिर डिले कर दिया। इसके अलावा एंगेजिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन दैट स्ट्रक्चर मिस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। आप ऐसी किसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में उलझ गए जहां पर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, क्योंकि देखो उसमें तो कोई और दिलचस्पी लेना चाहेगा भी नहीं, आपने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन पकड़ी और उसी में घपला कर दिया। और ऑल्ट्रेशन ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है उसमें आपने रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, ये तो हो गए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। इसके अलावा दो और हैं यहाँ पर, एक है अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो अकाउंट बैलेंस वाला क्या कह रहा है, अकाउंट बैलेंस वाला कह रहा है इनएप्रोप्रिएट एडजस्ट अजम्पशन एंड चेंजिंग जजमेंट्स। देखो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करते हुए ना आपको एडजस्टमेंट्स लगानी होती है और जजमेंट्स लगानी होती है बहुत ज़्यादा। तो एस्टिमेट्स बनाते हुए अगर आपने इनएप्रोप्रिएटली एजम्पशंस ली, इनएप्रोप्रिएट जजमेंट्स ली, अकाउंट बैलेंस को चेंज कर दिया, तो ठीक है वो भी ये भी एक टेक्निक होती है। इसके अलावा आप कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स अफेक्ट्स द अमाउंट्स रिकॉर्ड्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी, ठीक है, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो देखो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट आप कैसे कर पाते हो, इसका क्या वे होता है। तो इसका वे दोस्तों सिंपल है, आप एम्बलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट करते हो, मतलब आपने क्या किया, जैसे कस्टमर से पैसा आया आप दबा के बैठ गए, आपने दिखाया ही नहीं उसको। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका कोई कैश आया आपने दबा दिया, आपने उसको बोला अपने मालिक को कि देखो ये पैसे तो आए ही नहीं है, ये तो हमें है ना, अब हमें वो करना पड़ेगा, मतलब इसको बैड डेब्ट बनाना पड़ेगा। फिर हमने बैड डेब्ट भी बना दिया और उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। अब असलियत में क्या था, कस्टमर ने तो पैसा दिया था बट हमने दबा के बैठ गए। इसके अलावा स्टीलिंग फिजिकल एसेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमने एसेट ही चुरा ली कंपनी की। कॉजिंग एन एंटिटी टू पे द गुड्स फॉर सर्विसेज नॉट रिसीव, हमने किसी कंपनी से ऐसे कोई मतलब सेटिंग कर ली, या फिर हमारी कोई शेल कंपनी थी जिसमें हमने गुड्स तो परचेज कर लिए लेकिन कोई रिसीव नहीं हुए हैं गुड्स, बस हमने परचेज कर लिया और पेमेंट कर दी, तो ये भी तो घपला ही है। इसके अलावा यूजिंग एन एंटिटी एसेट फॉर पर्सनल यूज़, हम पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई गाड़ी है उसको मैं पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ कंपनी के अंदर। तो इस तरीके से ये चार वेज बताए हैं कि ऐसे करके हम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के बारे में आ जाए, चार पॉइंट आपको लिखने पड़ जाएँ तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख लेना। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि मिसलीड करते हैं रिकॉर्ड्स को, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स को, तो बस यही है और कुछ इसमें है नहीं। इसके बाद आ जाओ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट डिटेक्ट फ्रॉड, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कर लेना और इधर से इधर तक एक अलग पैराग्राफ बना लेना। क्या कह रहा है ये, हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भैया पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और एंटिटी के मैनेजमेंट की होती है, मतलब एंटिटी का मैनेजमेंट और उसके ऊपर के जो लोग होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर से नीचे, तो जो लोग दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में होते हैं और मैनेजमेंट में होते हैं उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रिवेंट करें और डिटेक्ट करें फ्रॉड को, मतलब डिटेक्ट प्रिवेंट भी वही करे, फ्रॉड को बचाए भी वही और फ्रॉड को डिटेक्ट भी वही करे, ढूंढे भी वही। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, मेरे को मत घसीटो यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट विद द TCWG अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन, मतलब मैनेजमेंट और TCWG के अंदर काम करते हुए प्रिवेंट करे फ्रॉड को, ठीक है, और रिड्यूस करे अपॉर्चुनिटी टू टेक प्लेस एंड, ठीक है, और फ्रॉड डिटरेंस बनाए। इसके अलावा
मतलब ऐसा कुछ रूल बनाए कि ताकि लोग है ना डर जाएं, लोगों को डर लगे कि यार इसमें तो पनिशमेंट मिलेगी, हमें फ्रॉड करना ही नहीं चाहिए। एक कल्चर बनाए ऑनेस्टी का और एथिकल बिहेवियर का विद द एक्टिव एक्टिव ओवरसाइट बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। देखो इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, जैसे अपनी कंपनी में है ना कहीं जैसे वो लगा सकते हो, पोस्टर्स लगा सकते हो कि मतलब आपको एथिकल वैल्यूज़ करनी है, वरना ये चीज़ हमारे कर्म में जुड़ जाती है और कर्म हमारे पास वापस आता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएशन नहीं करनी है। या फिर आप ऐसा कोई, ये तो हो गया कल्चर एथिकल वैल्यूज़ का बनाने का। इसके अलावा आप अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हो, कंपनी में ये बता सकते हो कि देखो भैया अगर इसमें पकड़े गए तो आपको निकाल दिया जाएगा, यहाँ पर है डिटेंशन या पनिशमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसके डिटेंशन या पनिशमेंट मिलेगी, इस वजह से फिर वो वहाँ के लोग वो नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना कि ऑडिटर ऑडिटर क्या क्या करता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ से एरर्स तक कर लेना और यह अलग कर दो। ये दोनों पॉइंट्स ऐसे 220 के हैं। अच्छा ये क्या कहता है ऐसे 200 यहाँ पर? ये कहता है कि भैया देखो पहली बात तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसेस के तहत, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और एरर। क्या कह रहा है इसका मतलब? देखो यहाँ पर ना एक चीज़ मार्क करो, रीजनेबल एश्योरेंस वो देगा। इसके बारे में मैं पिछले चैप्टर में थोड़ा सा बताया था, फिर से बता देता हूँ। रीजनेबल एश्योरेंस वो देगा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ना एब्सोल्यूट एश्योरेंस वो नहीं देता है। वो ये नहीं कहता है कि भाई ये मटेरियल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है ही है फ्रॉड और एरर से, नहीं। वो कहता है मैंने अच्छे से चेक कर लिया, मैं रीजनेबल असाइन कर रहा हूँ, तो भैया कल को अगर पकड़े गए तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहली जिम्मेदारी तो पहली बात मैनेजमेंट और TCWG की थी, ठीक है। अब नहीं पकड़े गए तो मैंने भी एक रीजनेबल वो दिया था। अब आप कहोगे कि लेकिन हमने तो हिस्ट्री में देखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा भी जाता है कि जहाँ पर घपले होते हैं, जहाँ फ्रॉड होते हैं। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पकड़ा जाता है जहाँ वो खुद भी इन्वॉल्व होता है फ्रॉड में। अगर वो खुद ही इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, या फिर उसने ढंग से काम किया था, अपना रीजनेबल एश्योरेंस में उसने ढंग से काम किया था, तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन उसने ढंग से काम ही नहीं किया, ऐसे ही अपना बोल दिया कि भैया मैं रीजनेबल एश्योर करता हूँ कि क्या नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है। अच्छा ऐसे पता कैसे चलेगा? उस बंदे के चेक करेंगे कि उसने क्या क्या एविडेंस जुटाए थे, उसने कैसे काम किया था, वो सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है। ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑन ऑडिट। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि फिर भी है ना ऑडिट में एक इनहेरेंट लिमिटेशन रह जाती है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेक्ट नहीं हुआ फ्रॉड, चाहे आपने प्लान कर रखी है पूरी ऑडिट अकॉर्डिंग टू ऐसे, फिर भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन बनी हो जाती है। तो इनहेरेंट लिमिटेशन के बारे में यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद आ जाओ इनहेरेंट लिमिटेशन के ऊपर, ये थोड़ा सा और बोलेगा अभी। तो वहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक करना है आपको, एरर्स तक। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो भी इनहेरेंट लिमिटेशन रह जाती है कि जिसकी वजह से फ्रॉड नहीं बन पाता, तो यहाँ पर है ना दो बातें कर रहा है। एक तो कर रहा है एरर की और एक कर रहा है यहाँ पर बात फ्रॉड की। ये कह रहा है अगर कोई द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ डिटेक्टिंग द फ्रॉड रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। मतलब आपका फ्रॉड से जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है ना वो ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू एरर से मिसस्टेटमेंट ना पकड़े जाना। क्यों? क्योंकि तो एरर से मिसस्टेटमेंट होगा वो तो यार छोटा ही होगा, फ्रॉड से रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट बड़ा ही होगा, तो वो ज़्यादा खतरनाक है अगर वो नहीं पकड़ा गया तो। इसके अलावा यहाँ पर एक और देखो फर्दर मोड वाला पॉइंट है ये। इसमें क्या बोल रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक ही करना, एक मिनट बस यहाँ तक करना है, दूसरा पॉइंट दूसरी लाइन तक। ये कह रहा है अगर कोई मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट फ्रॉड की करी है वो ग्रेटर होगी एम्प्लॉय फ्रॉड से। अरे ये क्या बात है? देखो यहाँ तो हम बात कर रहे थे फ्रॉड वर्सेस एरर की, यहाँ हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट वर्सेस एम्प्लॉयज़ की। भाई एम्प्लॉय फ्रॉड तो बहुत छोटा सा होगा, एम्प्लॉय को तो इतनी वो ही नहीं दिए जाते। एम्प्लॉय को अगर कैश लिमिट 10,000 की मिल रही है तो मैनेजमेंट को तो 50,000 तक की मिलती है। इसके अलावा एम्प्लॉय को इतने वो अथॉरिटी नहीं मिलती, तो वो चोरी कर भी लेगा तो किसकी कर लेगा? पेन पेपर की। लेकिन मैनेजमेंट यहाँ चोरी कर लेगा तो भाई साहब गाड़ियों की चोरी तक कर सकता है, ठीक है, गाड़ियों की, घर तक की चोरी कर सकता है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर ज़्यादा पर्सनल यूज़ कर सकता है, मैनेजमेंट यहाँ पर ज़्यादा घपला कर सकता है। तो उसकी अगर आपने फ्रॉड को नहीं पकड़ा तो वो ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू उससे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो,
ये क्या कहना चाहता है मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि देखो मैनेजमेंट अगर ओवरराइड कर देता है अपने कंट्रोल्स को, ठीक है, मैनेजमेंट अगर ओवरराइड कर देता है अपने कंट्रोल्स को, तो भैया फिर तो फ्रॉड होना तय ही है, फिर फ्रॉड बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैनेजमेंट ने यहाँ अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड किया है। मतलब अपने कंट्रोल से बाहर निकल चुका है, वो जो उसको मिलाई थी अथॉरिटीज़ वो उससे भी बाहर निकल चुका है, वो अब चंड चालाक बन चुका है, अपने कंट्रोल से निकल गया बाहर। अब क्या होगा, अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा ना, वो अपने ऑडिट प्रोसीजर करेगा टू फाइंडिंग द एरर। तो एरर तो उसको इजीली मिल जाएगी, एरर तो यहाँ पर इजीली डिटेक्टेबल है, लेकिन भाई साहब फ्रॉड इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। फ्रॉड के लिए उसको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉड को ढूंढना इतना आसान नहीं होता है, और दूसरी बात उसको ना बहुत स्किलफुली किया जाता है, तो वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिलता है। वो यहाँ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। इसके बाद है व्हाट इज़ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं भैया, इसके ऊपर तो पूरी कहानी चल रही है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि भैया फ्रॉड हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। फ्रॉड रिस्क फैक्टर आर द इवेंट्स एंड कंडीशन दैट इंडिकेट्स दैट इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। मतलब कोई ऐसी इवेंट है, कंडीशन है, जिसमें आपको इंसेंटिव मिल रहा है या आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको करना ही पड़ेगा फ्रॉड, वरना आपकी वाट लग जाएगी, या फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसमें एक और नहीं बता रखा जो होता है एटीट्यूड, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो फ्रॉड तीन चीज़ों में क्लासीफाई होता है। कैसे, एक तो होता है इंसेंटिव और प्रेशर में, एक होता है अपॉर्चुनिटी में, और तीसरा होता है आपका रैशनलाइजेशन, और इसको बोलते हैं हम एटीट्यूड, ठीक है, वो अब हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है, ये पहला, ये दूसरा अपॉर्चुनिटी, और तीसरा एटीट्यूड लिख लो, एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। तो इस बेसिस पे हम इसको फ्रॉड को मतलब डिफाइन करेंगे। तो पहला आता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मैंने आप बताया था फ्रॉड के दो टाइप्स होते हैं। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब समझ लो बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है, मैं ऐसे ही बोलूँगा, और इसको शॉर्ट में मैं बोलूँगा एफएफआर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसमें सबसे पहले आता है इंसेंटिव और प्रेशर। आपको या तो आपके पास इंसेंटिव मतलब मौका है, ठीक है, मतलब नहीं, इंसेंटिव मतलब मैं आपको बोलूँगा आपका पर्सनल फ़ायदा है, या फिर आपके ऊपर प्रेशर है किस किस चीज़ों का, इकोनॉमिक का, इंडस्ट्री का, या फिर एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन। एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब खुद की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, या फिर इकोनॉमी की वजह से। तो जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप कर लो, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन है तो आपने बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ की, ठीक है। इसके अलावा आपका सिग्निफिकेंट डिक्लाइनिंग कस्टमर डिमांड है, इसकी वजह से आपने छेड़छाड़ करी बैलेंस शीट के साथ, या फिर आपके ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, आगे आपका मतलब आपको लग रहा है कि आपकी बैंक्रप्सी आ सकती है, आप कंपनी को बंद कर सकते हो, इसलिए आपने छेड़छाड़ करी बैलेंस शीट में, ताकि आप ना करो ये सब। न्यू अकाउंटिंग और स्टैचुरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कोई ऐसी नई पॉलिसी आ गई, नया लॉ आ गया जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बैलेंस शीट में अब छेड़छाड़ करना पड़ेगा, वरना हम बचेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है ये जो प्रेशर एग्जिस्ट हो करता हो ना, वो मतलब अंदर से ही आता हो, ये प्रेशर आपको थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। तो थर्ड पार्टी के प्रेशर कौन कौन से होते हैं देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशन और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट क्या करता है, वो कहता है कि भैया अपना ना प्रॉफिटेबिलिटी सही कर लो, तभी मैं अपने क्लाइंट्स का पैसा तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ करेंगे। नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेप्थ एंड फाइनेंशियल फाइनेंसिंग टू स्टे कॉम्पिटिटिव। हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो बिगड़ चुका है, उसको सही करने के लिए हम अपने बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना मैनेजरियल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, आपकी जो भी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट रहती है ताकि आपकी कंपनी लिस्ट हो पाए स्टॉक एक्सचेंज में, उसको मीट करने के लिए हम छेड़छाड़ करेंगे बैलेंस शीट में। ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म होता है मार्केट में, पता है आपको, क्योंकि जो ये जितने भी मिड साइज़ कंपनीज़ होती हैं, ये फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होती हैं, ये भी चाहती हैं कि हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हों, तो उसके लिए ये सब ये करती हैं, अपनी बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ करती हैं। इसके बाद है परसीव्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है, आपका पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके लिए आप अपना छेड़छाड़ कर रहे हो, तो ये चारों पॉइंट्स कर लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अपॉर्चुनिटी पे। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, आपको मौका मिल रहा है कि आप, और इसमें ना दो रीज़न होते हैं, इंडस्ट्री और एंटिटीज़ के ऑपरेशन की वजह से। हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो देखो आपको कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मिल गई, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में डेली डेली नहीं होती, कभी कभार होती है,
ठीक है, या फिर एक बार हुई है, कोई रिलेटिव पार्टी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें जिस जिस एंटिटी के साथ आपने ये रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन किया है ना, या तो उसकी ऑडिट ही नहीं हुई या फिर ऑडिट किसी और ने करी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा ऑडिटर तो वहाँ चेक करने जाएगा नहीं, तो उस कंपनी के साथ थोड़ा सा कर लेंगे, कोई ऐसी एंट्री कर देंगे ताकि मतलब कोई पकड़ ही ना पाए। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरा हो गया एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये होता है हमारे प्रोविज़न। मान लो कोई प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर लिटिगेशन हो गया, तो प्रोविज़न आपने कोई बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें आप घपला कर सकते हो, ये भी आपके पास एक अच्छा मौका है। इसके बाद सिग्निफिकेंट अनयूजुअल हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ऐसी हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है जिसके साथ है ना आप सब्सटेंस ओवरफॉर्म करके कर गए घपला। ठीक है, क्योंकि हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में आपने अगर घपला कर दिया ना, तो भाई साहब कोई भी है ना ऐसे पकड़ नहीं पाएगा। और ये जो हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आपने करी है ना, एक क्लोज टू द पीरियड एंड करी है, ये वाला मार्क कर लो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, पता है। इसके अलावा ये सारे भी कर सकते हो पॉइंट, मैं ये दो करवा देता हूँ। यूज़ ऑफ बिजनेस इंटरमीडिएटरी, आपने जब अपना मतलब बिजनेस इंटरमीडिएट मतलब सब्सिडरी का यूज़ करके आपने कुछ ऐसा घपला किया, या फिर सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट सब्सिडरी और ब्रांच टैक्स हेवन जुरिडिक्शन और नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन, मतलब जैसे कि कोई टैक्स हेवन कंट्री है जैसे कि दुबई है जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, वहाँ पर आपने कोई बिजनेस रिलेशन बना रखे हैं जो कोई बिजनेस कोई जस्टिफिकेशन नहीं देते कि आपका कोई बिजनेस रिलेशन है, फिर भी आपने ज़बरदस्ती अपनी सब्सिडरी या ब्रांच वहाँ बना रखी है और आप अपना पैसा वहाँ से गोलमाल कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि कोई टैक्स ना लगे। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं अपॉर्चुनिटी के। इसके बाद आ जाता है थर्ड, जो है एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। एटीट्यूड का मतलब होता है आपका माइंडसेट ही ऐसा है, और रैशनलाइजेशन का मतलब आपने अपनी इमेज सुधारने के लिए कुछ ऐसा किया ताकि लोगों को लगे ही ना कि मतलब आपने कुछ घपला किया है। तो पहला यहाँ पर कर लो, एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग एंटिटी स्टॉक प्राइस। और देखो, अगर एंटिटी का सारा ध्यान इसी में ही है कि भाई मेरे को अपना स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ाना है, तो वो तो देखो घपला करेगा ही करेगा। ठीक है, फिर वो अपना बैलेंस शीट में चेंजेस करेगा ही करेगा, मतलब ये देखो रिस्क फैक्टर है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको फ्रॉड मिलेगा मिलेगा ही, ये रिस्क फैक्टर है सारे के सारे, मतलब फैक्टर्स हैं कि हाँ यहाँ आपको फ्रॉड मिल सकता है। तो ये पॉइंट जैसे ही दिख जाए तो आप अपना अलर्ट हो जाओ ऑडिट में। ठीक है, इसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये वाला कर लो, मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नोन डेफिशिएंसी और इंटरनल कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस। मैनेजमेंट है ना, इंटरनल कंट्रोल की जो भी डेफिशिएंसी हुई है उसमें कोई टाइमली बेसिस कोई रेमेडी ली ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट में हमारे लो मोरल चल रहा है, या फिर द ओनर मैनेजमेंट मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी ओनर्स हैं ना, उन्होंने पर्सनल और बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई भी ऐसे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रखे हैं, वो अपना कर रहे हैं भैया, अपना खर्चा भी और कंपनी का खर्चा भी एक ही मान रहे हैं। इसके बाद डिस्प्यूट्स बिटवीन शेयर होल्डर इन क्लोजली हेल्ड एंटिटी, और क्लोजली हेल्ड एंटिटी में शेयर होल्डर के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। तो एटीट्यूड के तहत हमें ये रिस्क फैक्टर है। इसके बाद रिस्क फैक्टर आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में क्वेश्चन पूछ लेता है ये। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में पहले है इंसेंटिव और प्रेशर। देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ से यहाँ तक करो, इसमें बोला है जिसको जिस एसेट की जिम्मेदारी होगी वो वहाँ पर उसकी चोरी कर सकता है। इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे कैशियर है, कैश चुरा सकता है, स्टोर कीपर है, स्टॉक चुरा सकता है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज़ विद एक्सेस टू कैश सस्पेक्टेड मोटिवेट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखो सबको प्रमोशन मिलेगा पर मुझे नहीं मिला। ठीक है, या फिर मेरा ले ऑफ होने वाला है, तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ पता चल जाती है जो एंटिटी से मैं विरुद्ध में हूँ, मतलब एंटिटी और मेरी नहीं बन रही है आपस में, तो यहाँ पर है ना मेरे ऊपर शक आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर कुछ घपला कर सकता हूँ। जैसे नॉन एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ, मेरे को निकाल दिया जाएगा कंपनी से, या फिर मतलब मेरे को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिला। ठीक है, या फिर कोई प्रमोशन कुछ होना था, वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, कहा गया था कि मेरा प्रमोशन 40% होगा लेकिन हुआ 10% ही। तो यहाँ पर है ना मैं एंटिटी का दुश्मन बन जाऊँगा, और फिर यहाँ पर चांसेस हैं कि मैं यहाँ पर मतलब मेरे पास एक इंसेंटिव और प्रेशर हो गया कि भैया अब मैं घपला करूँगा ही करूँगा एसेट्स के साथ। तो यहाँ पर ना ऑडिटर को सतर्क हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ है किसी एम्प्लॉय के साथ तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए कि भैया इसने कोई हो सकता है कि कंपनी को नुकसान पहुंचाया हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है वो पहुंचाएगा, बट सतर्क हो जाना चाहिए। फिर है अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है उसके हाथ में,
तो देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, आपके पास बहुत ज़्यादा कैश हाथ में है, या फिर कोई इन्वेंट्री है जो स्मॉल इन साइज़ की है, हाई वैल्यू की है या हाई डिमांड की है। एग्जांपल लिखो तो डायमंड, ठीक है, आपने छोटा सा एक डायमंड का टुकड़ा चुरा लिया। इजी कन्वर्टिबल एसेट है, बियरर बॉन्ड्स है, डायमंड से कंप्यूटर चिप है, आप इनके साथ खिलवाड़ कर सकते हो। या फिर फिक्स्ड एसेट विद स्मॉल इन साइज, मार्केटेबल, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप। जैसे आपने मान लो कंपनी का हीटर चुरा लिया, अपने बैग में रख के ले आए, मार्केट में बेच भी दिया क्योंकि सेकंड हैंड भी बिक जाता है, या फिर अपना खुद यूज़ कर लिया क्योंकि उसमें कोई ओनरशिप का वो तो होता नहीं है। अगर कल को मान लो पाया गया आपके घर पे, आपने किसी ने बोला कि अरे ये तो हमारा हीटर है, कैसे डिफाइन करोगे कि आपका ही है? अगर आपने कोई मार्क भी लगा रखा था तो मैं मिटो दूंगा, और तो कोई मार्क नहीं होता ना उसके अंदर, तो बस इसमें मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप भी नहीं है। तो ऐसा अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली तो यहाँ पर आप कर सकते हो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। इसके बाद अलावा एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या कह रहा है? एटीट्यूड कह रहा है कि देखो, ये लाइन पढ़ना एक बार, आपको नहीं समझ आएगी, फिर मैं बताता हूँ क्या है ये। देखो, आपने मतलब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को रिड्यूस करने के लिए कोई एफर्ट्स, मॉनिटरिंग मतलब एफर्ट्स, डिसरिगार्ड मतलब आपने इग्नोर कर दिए। उल्टा पढ़ो इसको, मिस अप्रोप्रिएशन एसेट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को रिड्यूस करने के लिए आपने कोई एफर्ट्स को इग्नोर कर दिया, एफर्ट डाले ही नहीं, ठीक है, तो आपका ये एटीट्यूड बन गया, तो ये गलत है। इसके अलावा ये आ जाओ, फेलिंग टू टेक अपॉर्चुनिटी रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आपने कोई रेमेडियल एक्शन लिए ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी आ जाता है पॉइंट। इसके अलावा एक पॉइंट ये कर लो, चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल में इंडिकेट द एसेट हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड। भाई साहब, अचानक से ऑडिटर आईफोन खरीद बैठा, चलो वो तो फिर भी ठीक है। अचानक से ऑडिटर कह रहा हूँ, सॉरी, अकाउंटेंट या फिर मैनेजमेंट में जो बंदा था उसके पास वैगन आर थी, अचानक से मर्सिडीज़ आ गई या फिर डस्टर आ गई। भाई शक चले जाता है कि भाई इसकी लाइफस्टाइल चेंज कैसे हो रही है अचानक से, ठीक है। अचानक से अगर लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, इसका मतलब हो सकता है इसने कोई मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट किया हो कंपनी का। टॉलरेंस ऑफ पिटी थ्रेफ्ट, कंपनी छोटे छोटे थ्रेफ्ट को टॉलरेट कर लेती है कि ठीक है यार, ये छोटे छोटे थ्रेफ्ट हमारे लिए कुछ नहीं है, तो ये भी यहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो सकता है। मतलब कंपनी कह रही है कि देखो 500,000 रुपये चोरी हो जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, छोटे छोटे थ्रेफ्ट चलते हैं। लेकिन चलते हैं का क्या मतलब है? क्या पता भैया कंपनी यहीं घपला कर रही हो, ठीक है, कंपनी में जो लोग हैं वो यहीं घपला कर रहे हो, उन्होंने जानबूझ के बोल दिया कि इतना तो चलता है। भाई चलता वलता कुछ नहीं है, तुम लोग ही घपला कर रहे हो, उसका मतलब चलता है बना के, ठीक है। वाई इवोल्यूशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर ऑफ ऑडिटर नेसेसरी। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना और इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना। क्या कहना चाहता है मैं आपको बता देता हूँ। ये कहना चाहता है, देखो जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है ना, आपको एक या एक से ज़्यादा मिल सकते हैं किसी भी कंपनी की ऑडिट करते हुए, लेकिन फ्रॉड रिस्क फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर फ्रॉड होगा ही होगा। फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो आपको बताएगा कि ये वाले पॉइंट्स अगर आपको कंपनी में मिल गए, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, अगर ये मिल गए तो आपको सतर्क हो जाना है, वहाँ ढूंढना है कि फ्रॉड है कि नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर होगा ही होगा। देखो आपको ना आईसीआई के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने करवाए हैं क्लास में, सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए, उसमें मैंने बताया है कि देखो क्वेश्चन को ना पढ़ते हुए पहले डाउट जाता है कंपनी के ऊपर कि यार कंपनी कुछ तो गलत कर रही है, फिर भी हमें शक नहीं करना है उस पर कि हाँ कंपनी ने गलत किया ही किया होगा। लास्ट में एक पॉइंट ऐसा देगा कि जहाँ पर हमारा शक कंफर्म हो जाएगा, जहाँ पर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए, उसके बाद सैप किया, ठीक है, पहले हमने रैप किया था, रैप से हमने इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी पता लगाई, फिर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए, फिर सैप किया, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, उससे हमें पता चला और फिर हमने उसको कंपनी को दर दबोचा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें पता चलेगा। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो फ्रॉड होता है ना, वो फ्रॉड आपका जो होता है वो वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट होता है। देखो एरर इजीली मिल जाती है, लेकिन फ्रॉड इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो आप ना जो भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं, आप उसको रैंक नहीं कर सकते इंपॉर्टेंस वाइज कि इसकी रैंक ज़्यादा है, इसकी रैंक कम है। आपको काम सब पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई मिस कर दिया तो फिर तो भैया मिस हो जाएगा आपका, क्या नाम है, फ्रॉड को ढूंढना भी। और मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म, तो ये देखो क्या कह रहा है कि आपको पूरी ऑडिट के दौरान है ना प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म बनाना पड़ेगा, स्केप्टिज्म बनाना पड़ेगा। क्या मतलब होता है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का? पूरी ऑडिट में आपको अपना एक क्वेश्चनिंग माइंड लेके चलना पड़ेगा कि भैया ये गलत हो सकता है, ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, इस तरीके का माइंड आपको बना के चलना पड़ेगा। इसको रीड कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन विद अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम,
एंगेजमेंट टीम के साथ आपकी क्या डिस्कशन चल रही है, तो ये एक बार पूरा रीड कर लेना। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आपको सब कुछ अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि कहाँ आपको सस्पेक्टेबल लग रहा है कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, डिस्कस करके चलो। अगर अगर आपकी एंगेजमेंट टीम कह रही है कि नहीं हमने पिछली बार यहाँ पर ऑडिट किया था, ये देखो नॉट स्टैंडिंग विद, एंगेजमेंट टीम कह रही है कि हमने पिछली बार यहाँ ऑडिट किया था, ये जो एंटिटी की मतलब मैनेजमेंट है ये तो गऊ है, ये तो बहुत प्यारी है, तो पिछली बार किया था अलग बात है, अभी भी डिस्कस करते हुए चलो कि क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या क्या फ्रॉड यहाँ पर हमें काम करना है उन पे, तो वो आपको सैप वहाँ पर परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गऊ है, पिछली बार गऊ थी तो अभी भी हम गऊ मान के चलेंगे। इसको छोड़ दो, इसको मत पढ़ो। ये है अब रिस्पॉन्ड करना, देखो और ये रिस्पॉन्ड जो आप कर रहे हो ये ऐसे 330 में रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो इसके ये 3 पॉइंट्स पढ़ लेना। कोई इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, रीडेबल पॉइंट्स है, सच बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको देखना है तो बता देता हूँ। ए पॉइंट में लिखा है कि हम अपनी तरफ से पर्सन को असाइन करेंगे जिसके पास नॉलेज, स्किल और एबिलिटी हो, ताकि वो उस उधर मतलब काम कर पाए, रिस्पॉन्स में काम कर पाए। अब हमें देखो फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो मिल गए, हमने आइडेंटिफाई और एक्सेस कर लिए, अब हमें रिस्पॉन्ड करना है कि क्या वहाँ सच में फ्रॉड है कि नहीं। तो हमने हमारी टीम में जो सही पर्सन होगा उसको हम सही जगह पे असाइन करेंगे, जिसको जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। हम देखेंगे कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है जिस पे मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे जिसमें कोई मतलब आपने कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो नहीं कर रखी कंपनी ने, वो हम चेक करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी अगर एलिमेंट है अनप्रिडिक्टेबल है तो उसकी देखेंगे उसका नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है और एक्सटेंड क्या है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट पढ़ लेना बस, ऐसा पेपर का कोई पार्ट नहीं बनते। इसके बाद यह पढ़ लेना कि ऑडिटर फैप करता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता है, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर ऑडिटर प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल। अब मैनेजमेंट ने ओवरराइड कर दिए कंट्रोल को, तो इसको कहाँ से पढ़ना है, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, फिर ये पढ़ लेना पूरा ABC। कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस पर, बस मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या करता है। सी पॉइंट ये बोलता है कि भैया ऑडिटर जो होता है ना वो इन्वेस्टिगेट करता है अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को, वो देखता है कि कोई मतलब फ्रॉड तो नहीं हुआ या फिर कोई एसेट की थेफ्ट तो नहीं हुई, वो चेक करता है। बाकी वो ये जर्नल एंट्रीज आप देखोगे, लेजर्स आप देखोगे, ठीक है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं उसकी जो जो भी मतलब वो है वो सही से है कि नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आप एवेल्यूएट करोगे कि वहाँ जजमेंट सही से लगा तो रखी है कि नहीं लगा रखी, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ताकि फ्रॉड हुआ हो, ठीक है। ये आप चेक करोगे। इसके बाद आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, सर्कमस्टांसेस इन विच ऑडिटर इज़ अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। देखो ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगी जहाँ पर, देखो ऐसी सर्कमस्टांसेस भी बनेंगी ऑडिट करते हुए जब आप ना ऑडिट एंगेजमेंट को अब और नहीं झेल सकते, तो यहाँ से यहाँ तक कर लो। ये यही बोल रहा है कि देखो ऐसा होगा कि रिजल्टिंग फ्रॉम द मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग द फ्रॉड सस्पेक्टेड फ्रॉड या उसमें कोई फ्रॉड का हमें डाउट है कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है, ऑडिटर्स की कोई ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बन गई कि क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ऑडिटर आगे ऑडिट परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स अच्छे से करना है। सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं ऑडिटर जो है ना वो किस किस को बताएगा कि भाई मेरे को यहाँ पर फ्रॉड मतलब मिले हैं, तो किस किस को बताएगा, लिख लो यहाँ पर। तो फ्रॉड ऑडिटर किस किस को बताएगा, देखो डिटरमाइन द प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल टू द सर्कमस्टांसेस को बताएगा, क्या सर्कमस्टांसेस मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जिन लोगों ने हमें अपॉइंट किया था, वेदर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑडिटर टू रिपोर्ट हु मेड द अपॉइंटमेंट, जिनको हम जिसने हमें अपॉइंट किया था हम उसको बताएंगे, और रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताएंगे। देखो रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमने बता दिया, जिसने हमें अपॉइंट किया था ऑडिट टीम ऑडिट कमेटी होगी उसको, या फिर डायरेक्टर्स ने या फिर CAG ने, जिसने भी हमें अपॉइंट किया था हम उसको बता देंगे कि ये फ्रॉड यहाँ पर मिले हैं हमें। इसके अलावा हम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये जो एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस है ये कौन से हैं, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 वाले। अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है या 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है, 1 करोड़ से नीचे का है तो हम ऑडिट कमेटी को बता देंगे विद इन 2 days ऑफ द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, ठीक है। और 1 करोड़ से ऊपर का है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे, बस इतना ही। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं ICAI ने इसी पॉइंट पे, ये वाला, ठीक है। इसी A वाले पॉइंट पे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं ICAI ने, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा कंसीडर वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, अगर
अप्रोप्रिएट है विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, तो आप विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट से अगर लीगली परमिटेड है तो। अच्छा, ये लीगली परमिटेड का क्या मतलब होता है? मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था पिछले चैप्टर में। तो एक लॉ में है ना लिखा हुआ है कि जैसे कि एक केस बता देता हूँ। अगर आपने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रखी है कंपनी की, तो आपने पहले क्वार्टर की बना रखी है, फिर आपको लगा कि आपको यहाँ से विड्रॉ कर देना चाहिए, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपने मान लो पहले क्वार्टर की बना ली, दूसरे क्वार्टर की बना ली, तीसरे क्वार्टर की बना ली, अब चौथे क्वार्टर में आप करना चाहते हो विड्रॉ, तो आप नहीं कर सकते, आपको चौथे क्वार्टर की भी बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, लॉ में लिखा हुआ है। अगर ऐसा कोई पॉइंट है तब आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और फिर थर्ड पॉइंट है, अगर ऑडिटर ने विड्रॉ कर दिया तो क्या होगा? तो पहले तो वो डिस्कस कर ले दो चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट से कि भैया मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसमें अपने रीजंस भी बता के आ जाए। ठीक है, मतलब तू विड्रॉ तो कर ले भाई साहब, तू अपना दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और उसको बता दियो, और अपने रीज़न भी बता के आ कि तू क्यों विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से कर लेना, ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस हैं वैसे, और तीनों क्वेश्चंस पता है कैसे है? देखो ऐसे तो क्वेश्चंस अनलिमिटेड बन जाते हैं, लेकिन मैंने क्या कर रखा है ना, उस क्वेश्चन का ढांचा तैयार करके आप लोगों को बता रखा है, जिससे कि क्या होगा कि पेपर में अगर मान लो वो क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करेगा, वो क्वेश्चन के 3 ढांचे हैं, 3 आंसर्स हैं, और वो ना बस आपको ढांचा चेंज कर देगा, कहानी बना देगा कोई, और कहानी आपको समझ आनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ढांचा कौन सा है, और फिर आपको वो आंसर लिखना है। बस इतना आसान होता है ऑडिट। पता है ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिट में होता क्या है, आपको है ना टीचर टॉपिक पढ़ा देता है, आपको फिर वो चाहता है कि आप क्वेश्चन आंसर्स की खुद से प्रैक्टिस करो, आप वो करते भी हो। लेकिन क्या होता है, हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं ढंग से, और फिर पेपर जब आता है ना, तो हमें लगता है कि यार पेपर में हुआ क्या है। मैंने क्या किया है, मैंने ना डिटेल्ड बताया है कि आपको कैसे, मतलब ऑडिट में मतलब कैसे करके चलना है, आपको क्या मतलब कैसे, लाइक हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस बताए हैं, क्वेश्चंस के अलग अलग ढांचे बताए हैं। जिस जैसा क्वेश्चन फ्रेम हो गया पेपर में, तो आपको वो वाला आंसर लिखना होगा। दिस इज़ दैट ईजी। तो हमें असलियत में ऑडिट में बस कॉन्सेप्ट्स पे ही नहीं काम करना है, हमें क्वेश्चन आंसर्स पे भी काम करना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जितना करवाया है ना, अगर आपने उतना पढ़ लिया ना, उसके बाहर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अब आ जाता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो देखो मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है। अच्छा, मैं इस रिवीजन वीडियो में फिर करवा क्या रहा हूँ सर? आप कुछ तो बोलते हो कि क्लास में आपने क्वेश्चन आंसर करवाए, मैं इस रिवीजन वीडियो में आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से, मतलब सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, क्वेश्चन आंसर की आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाए। मतलब मैं रिवीजन वीडियो में वो पढ़ा रहा हूँ जो आपको नॉर्मली क्लास में पढ़ाया जाता है, जो बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल लाइफ में हम मैनेजमेंट को बना के देते हैं और मैनेजमेंट साइन करता है। लेकिन थ्योरी क्या कह रही है? थ्योरी कह रही है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब है मैनेजमेंट से ये कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ये कुछ पॉइंट्स हैं ये ले लो, ऐसे 240 कहता है, ताकि आप मुक्त हो जाओ उन चीज़ों से। देखो असलियत में पता क्या होता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट को बनाना भी नहीं आता। उसको क्या पता है हमें ये चारों पॉइंट लिखने हैं? ये चारों पॉइंट तो आपको ऐसे 240 में दे रखे हैं ना, और ऐसे 240 में जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट्स दे रखे हैं, ये तो आपको पता है, मैनेजमेंट को क्या पता। तो भाई साहब मैनेजमेंट को हम ही बना के देते हैं, वो बस साइन करके देता है, और साइन का मतलब होता है कि उसने बना के दिया है हमें। क्या है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? तो ये कह रहा है कि भैया पहली बात तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिज़ाइन करने की, इम्प्लीमेंट करने की और मेंटेन करने की इंटरनल कंट्रोल को, और इंटरनल कंट्रोल को तू तू प्रिवेंट भी करेगा और वहाँ पर डिटेक्ट भी करेगा फ्रॉड को। मतलब फ्रॉड को प्रिवेंट करने का भी तेरा ही काम है, बचाएगा भी तू ही कि फ्रॉड ना हो। अगर कोई हो गया तो ढूंढेगा भी तू ही, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, मेरे को मत घसीटियो एज अ ऑडिटर। ठीक है, दे हैव डिस्क्लोज द ऑडिटर रिजल्ट द मैनेजमेंट असेसमेंट एंड रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई ऑडिटर को बता दियो, अगर तेरे को कोई लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क, और मतलब तेरे को लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है, तो डिस्क्लोज कर दियो ऑडिटर को। ठीक है, हमें बता दियो। इसके अलावा अगर तेरे को कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड है, या फिर तेरे को लग रहा है, तो फिर भाई तेरे को सस्पेक्टेड फ्रॉड या कोई फ्रॉड की नॉलेज है, तो वो भी तू डिस्क्लोज कर दियो ऑडिटर को। ठीक है, इसके अलावा तो डिस्क्लोजर उस चीज़ का भी देगा अगर कोई एलिगेशन लगा है फ्रॉड का। और किसने लगाया है एलिगेशन? किसी एम्प्लॉय ने लगाया है, या फॉर्मर एम्प्लॉय, पुराने एम्प्लॉयर, किसी एनालिस्ट ने, या फिर किसी रेगुलेटर्स ने, किसी ने भी अगर कोई एलिगेशन लगाया है, तो वो भी तो डिस्क्लोज करता हुआ चलेगा ऑडिटर को। तो बस इसी के साथ ये ऐसे ख़त्म हो जाता है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है आपको तो नीचे पूछ लेना, और एक बार ना डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो कोई भी डाउट हो तो
मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट एस्से पे।